नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। आज हम विषय वस्तु लेकर आए हैं, पाचन तंत्र में अनियमितता के क्या कारण हैं और पाचन तंत्र का सरल अध्ययन करेंगे। चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं, हम अपने से ही चित्रकारी किए हैं। इतना चित्रकला हमारा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी चित्र के द्वारा हम आपको पाचन तंत्र का सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे और साथ साथ जो आसनों का वैज्ञानिक प्रभाव हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है उसका हम वर्णन करेंगे। और कुछ क्रमवार 5 आसन बताए गए हैं जो हमारे पाचन तंत्र को शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। ऋषि मुनियों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करके इन सभी क्रिया को बनाए हैं। हम लोग उसको गंभीरता से अध्ययन नहीं करते हैं और सोचते नहीं हैं, इसलिए नहीं समझ पाते हैं। नहीं तो सब कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक एक आसन को बनाया गया है और जोड़ा गया है एक एक क्रिया में। तो वारिसार क्रिया है जो हमारे पाचन तंत्र के शुद्धिकरण के लिए बहुत ही उत्तम क्रिया है, पूरे पाचन नली को शुद्ध करता है। उसमें 5 आसनों को करने का प्रावधान बनाया गया है, वो भी क्रमवार करना होता है। उन 5 आसनों का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ मूल कारण, बेसिक कारण जो हम लोग जीवन शैली में लाए हैं, जो हम जानते भी हैं, आप सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी उसका हम वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहला, उदासीन जीवन शैली। जीवन में उदासीनता ला देना, मानसिक विकृति, भोजन करते समय हमेशा मन स्थिति सही नहीं है तो फिर हमारे एंजाइम्स, लार ग्रंथि इत्यादि का फॉर्मेशन सही ढंग से नहीं हो पाता है। शारीरिक निष्क्रियता, खान पान में अनियमितता, अनुचित दिनचर्या और जीवन शैली, और सबसे मुख्य कारण अनावश्यक अंग्रेजी दवाओं का सेवन, जो कि हमारे पाचन तंत्र को बिल्कुल निरस्त कर देता है, उसकी क्रियाओं को निरस्त कर देता है, ध्वस्त कर देता है। तो जब तक अति आवश्यक न हो तब तक मुख्य रूप से अंग्रेजी मेडिसिन न ले, अंग्रेजी दवा का सेवन जितना कम हो सके उतना कम करें। और बच्चों को तो बिल्कुल अंग्रेजी दवा का सेवन करने का आदत न डालें, नहीं तो छोटे पर से ही उसके पाचन तंत्र में समस्या आ जाएंगे। तो यदि इन सभी समस्याओं पर हम गंभीरता से विचार नहीं करेंगे और इन कारणों के ऊपर, जो छोटे छोटे कारण हैं, नहीं ध्यान देंगे, तो चाहे कोई भी योग साधना कर लें वो हमें लाभ नहीं देगा। तो अब हम चलते हैं आगे। जो 5 मुख्य आसन बताए गए हैं क्रमवार, जो हमारे पाचन तंत्र को सुदृढ़ करते हैं, उसमें है ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटिचक्रासन, त्रियक भुजंगासन, उदराकर्षणासन। तो जैसे चित्र में आप देख रहे होंगे, इस चित्र में बताया गया है कि जैसे हमारे जो ग्रास नली है, इस ग्रास नली से लेकर के पाचन तंत्र के हमारे अंतिम कोलोन के अंतिम छोर मल द्वार तक कई सारे भाल्व हैं जो हमारे खाना को समय समय पर ही आगे बढ़ने के लिए या आगे खिसकने के लिए कहिए धक्का देता है, और समय समय पर ही छोड़ता है, और उतना ही मात्रा में छोड़ता है जितना हमारे अगला ग्रंथि उसको ले सके। तो इसमें सबसे पहले आप देखे होंगे, इस चित्र में देख सकते हैं, इपिग्लोटिस को दिखाया गया है। इपिग्लोटिस का कार्य क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ पर 2 नलियाँ हैं। एक हमारे ग्रास नली है, ईसोफेगस बोलते हैं, और एक हमारे लेरिंग्स जो हमारे श्वसन नली है। तो हमारा इपिग्लोटिस क्या करता है कि सांस जब लेते हैं तो इपिग्लोटिस ऊपर की तरफ रहता है, और जो हमारा श्वसन क्रिया होता है वो हमारे श्वास नली में हमारा वायु का संचार रहता है। और जो ही हम भोजन लेते हैं तो इपिग्लोटिस उस श्वास नली को बंद कर देता है यहाँ पर। तो जब श्वास नली को बंद कर देता है तो भोजन हमारा भोजन नलिका में जाता है, ईसोफेगस में जाता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे वाल्व्स हैं हमारे पाचन तंत्र में भी। वो वाल्व्स यदि सही तरीका से कार्य नहीं करता है तो फिर हमारा पाचन तंत्र सुदृढ़ता से काम नहीं करता है और अनियमितता आ जाते हैं। उन सभी वाल्व को भी हम, उस जो रिले लगा हुआ है, एक तरह से आप समझ सकते हैं, उन सभी वाल्व का भी हम
सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे कि एक एक आसन, जैसे त्रियक ताड़ासन, जब हमारा भोजन पेट में जाता है, आमाशय में जाता है, तो आमाशय के अंतिम छोर पर, आमाशय से और छोटी आंत के बीच में एक पाइलोरिक वाल्व होता है। आप फिगर में देख सकते हैं कि जो आमाशय के अंतिम छोर है, वो छोटी आंत और आमाशय के बीच में एक पाइलोरिक वाल्व होता है अंतिम छोर पर। वो पाइलोरिक वाल्व कभी बच्चों में थोड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए बच्चे वोमिटिंग जल्दी करते रहते हैं, क्योंकि बच्चे जब दूध पीते हैं ना, तो पाइलोरिक वाल्व उसको आगे नहीं बढ़ने देता, तो वो पीते ही बाहर फेंक देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारी अनियमित जीवन शैली के चलते वो पाइलोरिक वाल्व सिकुड़ जाता है। जब पाइलोरिक वाल्व सिकुड़ जाता है, आपस में चिपकने लगता है, तो हमारे जो पेट के आमाशय के जो भोजन है, वो भोजन आगे की तरफ जल्दी जल्दी नहीं खिसक पाता है, तो फिर गैस बनना और पेट हमेशा भारी रहना इत्यादि समस्याएं होने लगती हैं। तो इनको खोलने के लिए अंग्रेजी मेडिसिन से नहीं हो पाएगा। अंग्रेजी मेडिसिन हमेशा इन सब मामलों में कभी भी सफल नहीं रहा है। वह आकस्मिक समस्याओं में ही वो सफलता देता है और अंग्रेजी मेडिसिन का सफलता मिलता है। तो जब हमारा पाइलोरिक वाल्व सही तरीका से काम नहीं करता है, संकुचित हो जाता है, तो उस समय त्रियक ताड़ासन यदि करेंगे तो पाइलोरिक वाल्व को खोल देता है। त्रियक ताड़ासन में सीधे ऐसे हाथ को उठाते हैं और ऊपर की तरफ हील को जब उठाते हैं, तो ये जो हमारे आमाशय का जो भाग है, यहाँ पर तनाव आता है ऊपर की तरफ, तो उस पाइलोरिक वाल्व में खिंचाव माने बाहर दूरी बढ़ता है, तो फिर हमारे आमाशय से भोज्य पदार्थ आगे खिसकता है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे। तो बहुत साइंटिफिक अध्ययन करके हम आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार से समझकर यदि हम करेंगे आसन, तो हमें लाभ भी उसी प्रकार से मिलेगा। जब तक ज्ञान नहीं रहेगा तब तक लाभ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जब सही तरीका से सोचेंगे नहीं तो सही लाभ कहाँ से मिल पाएगा। उसके बाद जब खाना हमारा छोटी आंत में जाता है, इसके और भी कुछ कारण हैं। जब तक वो खाना एसिडिक होता है, पूर्ण रूप से एसिडिक होता है, तब तक वो वाल्व खुलता ही नहीं है। उसको हमारे पित्ताशय से उस एसिड के, अम्ल के, HCl के प्रभाव को कम करते हैं। कम करने के बाद ही रिले जैसा वो एक्टिवेट होता है। जैसे हमारे नॉर्मल घर में रिले होते हैं ना, कुछ वोल्टेज होंगे तभी वो एक्टिवेट होगा। इसी प्रकार से जब तक फूड उस रूप में नहीं पहुंचता है कि उसको आगे भेजा जाए, तब तक पाइलोरिक वाल्व एक्टिवेट भी नहीं होगा। तो इसलिए इन सभी क्रियाओं को, अंतः क्रियाओं को हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक जितना समझ पाते हैं उसके अनुसार कि जब हम त्रियक ताड़ासन करते हैं तो हमारे पाइलोरिक वाल्व एक्टिव हो जाता है, सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। अगला आसन करते हैं त्रियक ताड़ासन और कटि चक्रासन। दूसरा और तीसरा एक क्रमवार करना चाहिए। तो त्रियक ताड़ासन और कटि चक्रासन, ये हमारे जो आंतों के, छोटी आंत जो है, इसमें तनाव लाता है, खिंचाव लाता है और फिर संकुचित करता है। तो इससे हमारे जो भोज्य पदार्थ है वो नीचे की तरफ खिसकता है। वो संकुचन और फैलाव हमारे भोज्य पदार्थ को नीचे की तरफ खिसकाता है। जो जल ग्रहण करते हैं, स्पेशली जल से जब बारिशार क्रिया करते हैं, तो जल को जल्दी जल्दी नीचे की तरफ खिसकाने में ये सहायक होता है त्रियक ताड़ासन और कटि चक्रासन। उसके बाद त्रियक भुजंगासन करते हैं, चौथा आसन होता है। त्रियक भुजंगासन में इलियोसिकल वाल्व जो होता है हमारे छोटी आंत के सबसे अंत में, जहां अपेंडिक्स होता है, वहीं पर वो छोटी आंत और बड़ी आंत का जहां मिलन होता है, वहां पर ये एक वाल्व होता है, इलियोसिकल वाल्व इसको बोलते हैं। इस वाल्व में भी कभी कभी संकुचन होता है। इस संकुचन के और भी कारण होते हैं। जब हम मल त्याग करते समय जब कभी दबाव डालते हैं, बल लगाते हैं, तब भी यहाँ पर संकुचन हो जाता है। उस स्थिति में त्रियक ताड़ासन उसमें खिंचाव लाता है और उसको खोलता है। तो त्रियक ताड़ासन वहाँ पर जो हमारे छोटी आंत और बड़ी आंत के जो बीच में जो वाल्व है, कुछ कंडीशंस हैं। जब यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल जितने भी विटामिन से जब छोटी आंत से अवशोषित हो जाएगा, तभी वो आगे बढ़ता है। फूड पार्टिकल्स, वेस्ट प्रोडक्ट, जो मल जो होता है, आगे बढ़ता है। तो जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। और वो कंडीशन फुलफिल होने के बाद भी यदि भोजन जो किए हैं वो सूखा भोजन है, जल का मात्रा कम है या स्पाइसी भोजन है, तो पाइलोरिक वाल्व, इलियोसिकल वाल्व एक्टिव नहीं हो पाता है। तो फिर उसको एक्टिव करने के लिए त्रियक भुजंगासन सबसे ज़्यादा
लाभकारी होता है। तो इसलिए चौथे आसन त्रियक भुजंगासन बताया गया है वारिसार क्रिया में। इसको शंख प्राक्षालन क्रिया भी बोलते हैं। उसके बाद बताया है उदराकर्षणासन। उदराकर्षणासन जो है यह बहुत ही उत्तम कोटि का आसन है, बहुत ही आसान आसन है, लेकिन बहुत ही उत्तम कोटि का आसन होता है। यह हमारे उदर के निचले भाग जो बड़ी आंत है उसका मालिश करता है, उसका मसाज करता है, और साथ साथ उदर के मांसपेशियों में संकुचन और प्रसार लाता है। और उस संकुचन और प्रसार के चलते जो हमारे बड़ी आंत में जो मल चला जाता है वो नीचे की तरफ खिसकता है, नीचे की तरफ उसको धक्का लगता है, तब हमारा पूरा पाचन तंत्र सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। तो इन 5 आसनों का हम आपके समक्ष प्रस्तुत भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वारिसार क्रिया के बारे में छोटा सा वर्णन दे देते हैं। वारिसार क्रिया में हम सुबह सुबह जल का सेवन करते हैं, गुनगुना जल, नमक डाल करके, जितना नमक आपके टेस्ट में नमक आने लगे उतना नमक डालेंगे उसमें, गुनगुना जल रहेगा, उस जल को पूरा पीते हैं, जितना पी सके 2-3 गिलास। और फिर इन सभी आसनों को क्रमवार करते हैं। जब क्रमवार करते हैं तो सीधे वो हमारा जल होता है वो पेट में जाएगा, अब पेट से रुक नहीं पाएगा। यदि पेट में रुकेगा तो फिर वो अलग पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए देर नहीं करते हैं। इस क्रिया में कभी देर नहीं करना चाहिए। उसी समय पानी पीने के बाद ही इमीडिएट आप इन सभी आसनों का क्रमवार अभ्यास करने शुरू कीजिए, क्रमवार शुरू कर दीजिए। और क्रमवार में कम से कम एक एक आसन को 5 से 7 बार कीजिए, फिर दूसरे आसन पर जाइए। तो ये क्रमवार करेंगे तो क्या होगा कि पानी जैसे हम पिएंगे वही पानी हमारे पेट से आंत में प्रवेश करने लगेगा, और आंत में प्रवेश करने के बाद छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में प्रवेश करने लगेगा। उसका पाचन क्रिया नहीं होगा, वो सलाइन वाटर जो नमकीन पानी है, गुनगुना पानी है, वो सीधे जाते जाते वो हमारे बड़ी छोटी आंत में जाएगा, फिर इलेक्ट्रिकल वाल्व को भी एक्टिवेट करेंगे और वो बड़ी आंत में पहुंच जाता है। फिर धीरे धीरे वो जल हमारे मलद्वार से बाहर निकल जाता है। कुछ फूड पार्टिकल्स अंदर चिपके रहते हैं जो आंतों के आंतरिक परत पर चिपके रहते हैं, उसको भी गीला करके साथ साथ निकाल देता है। लेकिन वारिसार क्रिया से पहले भोजन आपका बहुत ही हल्का होना चाहिए। हो सके तो 1 दिन पहले फलाहार करें और तब इस क्रिया का अभ्यास करें, अन्यथा सही हो नहीं पाएगा और कुछ समस्या भी हो सकते हैं, या किसी के सानिध्य में करें तो ये बहुत ही उत्तम लाभ देता है। और दूसरा चीज अब हम इसमें साथ साथ बता दे रहे हैं कि आप कोई जरूरी नहीं है कि वारिसार क्रिया ही करें। आप नॉर्मल जल पी करके, हो सके तो गुनगुना जल 3-4 ग्लास पी करके इमीडिएट जब उसी समय पीने के बाद, उसी समय जब इन 5 आसनों का क्रमवार यदि अध्ययन करेंगे, क्रमवार अभ्यास करेंगे, 5-5 बार 7-7 बार इस 5 आसन का अभ्यास करेंगे, तो आपका जो मल कहीं रुक रहा होगा वो उसी समय निकल जाएगा। तो इसलिए वारिसार क्रिया तो एक बड़ा क्रिया है जिसको किसी से सलाह लेकर के, किसी के सानिध्य में, और उससे पहले जब आप हल्का खाना खाए हैं तभी करें, अन्यथा पूरा नहीं हो पाएगा। और वारिसार क्रिया में लगभग 20 से 25 गिलास पानी पीने का प्रावधान है। लेकिन यदि आप सुबह सुबह आपको पेट में कुछ भारीपन लग रहा है और खाना पच गया है फिर भी भारीपन लग रहा है, तो जल का अधिक मात्रा में सेवन करें। फिर इन 5 आसनों का क्रमवार अध्ययन करें, क्रमवार अभ्यास करें, तो अवश्य ही आपका जो कब्ज है वो कम हो जाएगा और कब्ज से निजात भी मिल जाएगा और आपके पेट भी साफ हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आपके समक्ष सभी इन 5 आसनों को क्रमवार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इसको देखिए और क्रमवार कीजिए, अभ्यास करके आप अपना अनुभव भी बताइए कि आपको कितना लाभ हो रहा है। दोनों पैर के बीच की दूरी 2 से 3 इंच रखें, हाथ पैर सीधे, सर के ऊपर, हाथों की अंगुलियों को आपस में लग कर दें, एड़ी को ऊपर की तरफ उठाएं, नज़र ऊपर की तरफ, सर को ऊपर की तरफ और शरीर को पूरा ऊपर की तरफ कराओ। धीरे धीरे। दूसरा, पैर के बीच की दूरी 2 से 2.5 फीट का, हाथ को फिर उसी प्रकार से ऊपर ले जाएं, बाएं की तरफ